बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। पिछले कुछ क्लासों से हम लोग देख रहे हैं दक्षिण भारत का इतिहास। तो आज हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और आज हम चलेंगे चोल वंश। ठीक है, पिछले कुछ क्लासों में हम लोगों ने ये चालुक्यों को देख लिया, राष्ट्रकूट को देख लिया, पल्लवों को पिछले क्लास में देख लिया और आज हम जिसे देखेंगे वो हमारा होगा चोल वंश। ये दक्षिण भारत के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है। ठीक है, चोलों को एक बार हम लोग जो है ये संगम काल में भी देख चुके हैं, जिसे हम जो है ये आदि चोल कहते हैं। और आज हम जो देखेंगे वो चोल अलग है। इस चोल और इस चोल के बीच में कई सौ सालों का अंतर है। ठीक है, तो आज हम लोग चलेंगे ये जो परवर्ती चोल होंगे इन परवर्ती चोल में। तो जिन लोगों ने ये वाला चोल जो है ये आदि चोल वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो लोग संगम काल वाले वीडियो में आप लोग प्राचीन भारत वाले में देख सकते हैं। और यदि प्लेलिस्ट में खोजने में दिक्कत होगी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो है ये संगम काल का लिंक दे दूंगा, आप उसे वहां से जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं चोल वंश। तो चोल जो है, चोलों का इतिहास, जैसा कि मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि चोलों का इतिहास जो है ये दो भागों में विभक्त है तथा दोनों के बीच में जो है ये कई शताब्दियों का अंतर मिलता है। ठीक है, ये हम लोग बात अभी कर लिए हैं। चोलों का इतिहास को हम लोग 100 से 1200 ईस्वी के बीच में बांटते हैं, जिसमें आरंभिक चोल का काल जो है ये 100 से 300 ईस्वी यानी संगम काल वाला, और परवर्ती चोल जो आज हम देखेंगे इनका इतिहास 850 से लेकर के 1200 ईस्वी तक का है। तो अभी हम लोग देखेंगे परवर्ती चोल। ठीक है, 9वीं शताब्दी के मध्य तक ये जो चोल थे ये पल्लवों के सामंत के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो चोल थे ये अचानक उत्पन्न नहीं हुए, ये पल्लवों के सामंत के रूप में काम थे। जब आदि चोलों का पतन हो गया तो इसके बाद ये सामंतों के रूप में कार्य करते रहे। ठीक है, 850 ईस्वी के आसपास, ठीक है, जब पल्लवों की शक्ति कमजोर पड़ने लगी तो चोलों का एक बार फिर से उदय होता है और ये सामंत से राजा बन जाते हैं। ठीक है, ये जो परवर्ती चोल है इस चोल वंश के संस्थापक का नाम था विजयालय। कहीं कहीं पर आपको विजय चोल भी मिल जाएगा, तो ये विजयालय और विजय चोल एक ही है। आपको क्वेश्चन ये बराबर पूछा हुआ है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो याद रखना है ये थे विजयालय। इनकी राजधानी जो थी ये थी तंजौर या तंजावुर। पहले इसे तंजावुर कहा जाता था, अब इसका नाम हो गया है तंजौर। तो ये संस्थापक और राजधानी हो गई। ठीक है, अब आइए दक्षिण भारत के इतिहास में ये जो चोलों का काल है इसे सृजनशील युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पूछेगा सृजनशील युग के नाम से किस शासनकाल को जाना जाता है, तो दक्षिण भारत में चोलों का शासनकाल सृजनशील युग कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं विजयालय के बारे में। ठीक है, तो विजयालय जो थे, कुछ इनके बारे में पॉइंट्स हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो विजयालय जो थे इन्होंने पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर चोल साम्राज्य की नींव डाली। यानी पल्लवों का जब शासन अंत हुआ तो पल्लवों के शासन के जो भग्नावशेष थे या उनके जो साम्राज्य के बिखरे हुए क्षेत्र थे उन्हीं को एकत्र करके विजयालय ने वहां पर चोल साम्राज्य की नींव डाली थी। विजयालय की उपाधि थी पर केसरी या नर केसरी। कहीं कहीं पर केसरी भी मिलता है, कहीं नर केसरी भी, तो आप कंफ्यूजन में मत पड़िए, आप दोनों को याद रख लीजिए, पर केसरी या नर केसरी इनकी उपाधि थी। इनकी राजधानी थी तंजावुर या तंजौर, जो मैंने अभी बताया। ये तंजौर इन्होंने मुत्तारायर प्रमुख से छीना था। मुत्तारायर के जो राजा थे इनसे इन्होंने तंजौर को छीना था, युद्ध करके, ऐसे ही नहीं छीना था, लड़ाई करके जीता था और इसे अपनी राजधानी बनाया था, है ना। यानी तंजावुर को राजधानी बनाने वाले व्यक्ति भी विजयालय थे। विजयालय के बाद जो शासक बनते हैं इनका नाम है परांतक प्रथम। ये परांतक प्रथम जो है इन्हें चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, विजयालय ने तो शासन की स्थापना कर दी थी, लेकिन इसको वास्तविक रूप से सुदृढ़ करने का श्रेय जो है ये परांतक प्रथम को है। इसीलिए चोल साम्राज्य का अगर आपको वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है तो आपको बताना है ये कौन थे, तो ये थे परांतक प्रथम। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो परांतक प्रथम थे इन्होंने मदुरै के पांड्य वंशी शासक जयसिंह को युद्ध में हराया और इसको हराने के उपलक्ष्य में एक उपाधि धारण की थी मदुरै कोंड। यानी अगर आपको पूछे कि मदुरै कोंड किसकी उपाधि थी, तो मदुरै कोंड उपाधि थी परांतक प्रथम की। ठीक है, परांतक प्रथम के काल में एक और युद्ध हुआ था जिसका नाम है तकोलम का युद्ध। ठीक है, दो युद्ध आपको प्राचीन भारत के इतिहास में विशेष करके
दक्षिण भारत में 2 युद्ध याद रखना है। अभी आप एक देख रहे हैं तक्कोलम का युद्ध, और इसके तुरंत बाद में देखिएगा कोप्पम का युद्ध। हालांकि कोप्पम का युद्ध हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं तक्कोलम का युद्ध, दोनों में डिफरेंट है। अभी कोप्पम का युद्ध एक बार फिर से रिपीट होगा, मैं उसको बताऊंगा वहां पे। फिलहाल तक्कोलम का युद्ध, तो तक्कोलम का युद्ध जो है ये चोल वंशी शासक परांतक प्रथम और राष्ट्रकूट वंशी शासक कृष्ण तृतीय के बीच में हुआ था, ठीक है। तो ये युद्ध 2 राजाओं के बीच में हुआ था, एक था चोल वंशी शासक परांतक प्रथम और दूसरा राष्ट्रकूट वंशी शासक कृष्ण तृतीय का, है ना। अब राष्ट्रकूट वंशी कृष्ण तृतीय के हाथों जो तक्कोलम के युद्ध में परांतक प्रथम पराजित होते हैं और मारे जाते हैं, ठीक है। परांतक प्रथम जो है ये हार जाते हैं तक्कोलम का युद्ध, और इस युद्ध में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के हाथों मारे जाते हैं। अब परांतक प्रथम का काम तमाम हो गया। इसके बाद जो गद्दी पर बैठते हैं इनका नाम है राज राजा प्रथम, ठीक है। ये राज राजा प्रथम जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हैं इस वंश के। राज राजा प्रथम के पिता का नाम कई बार एग्जाम में पूछा है, तो इनके पिता का नाम था सुंदर चोल, याद रखिएगा, ठीक है। और जैसे ही राज राजा का काल शुरू होता है, ये चोल साम्राज्य का एक महान युग है ना, जो महान चोलों के युग की शुरुआत होती है राज राजा प्रथम के साथ ही। इसलिए राज राजा प्रथम और इसके बाद जो राजेंद्र प्रथम होंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है। उपाधि की बात करते हैं तो इनकी उपाधि थी मुमादी चोलदेव, ठीक है। अभी ये उपाधि से एक राज्य आएगा, उसको भी देखना है, मुमादी चोलदेव। दूसरी उपाधि थी चोल मार्तंड और तीसरी उपाधि थी जयन गौड़ा। तो 3 उपाधि हो गई, मुमादी चोलदेव, चोल मार्तंड और जयन गौड़ा। इसके नाम से किसको जाना जाता था? तो इसके नाम से जाना जाता है राज राजा प्रथम, जो सुंदर चोल के पुत्र थे, ठीक है। आइए, इन्होंने अपनी शक्ति को काफ़ी विस्तारित किया था और विस्तारित करने के बाद इन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया, ठीक है। और श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। ये मान लेते हैं श्रीलंका है, तो श्रीलंका के जो ऊपर वाला भाग है उत्तरी भाग पर इन्होंने अधिकार कर लिया था, ठीक है। अब उत्तरी भाग पर जैसे ही इन्होंने अधिकार कर लिया, इन्होंने क्या किया कि उत्तरी भाग का नाम बदल करके रखा मुमादी चोला मंडलम। श्रीलंका का पुराना नाम अनुराधापुरम था, तो इन्होंने श्रीलंका के उत्तरी भाग का नाम अपने उपाधि के नाम पर मुमादी चोला मंडलम रखा और इसकी राजधानी बनाया था पेलन्नेरुवा को, ठीक है। यानी कि इन्होंने श्रीलंका के उत्तरी भाग का नाम कर दिया मुमादी चोला मंडलम और इसकी उपाधि, इसकी राजधानी बना दी पेलन्नेरुवा, ठीक है। अब एक अभिलेख है जिसका नाम है थिरुवलंगडु अभिलेख। तो थिरुवलंगडु अभिलेख से पता चलता है कि इन्होंने लगभग 1000 द्वीपों पर अधिकार कर लिया था। संभवतः यह जो द्वीप थे ये वर्तमान में लक्षद्वीप के क्षेत्र रहे होंगे। हालांकि इसके बारे में कुछ भी सटीकता से बता पाना मुश्किल है, लेकिन थिरुवलंगडु अभिलेख के अनुसार अगर हम बात करें तो इन्होंने यानी राज राजा ने 1000 द्वीपों पर अधिकार कर लिया था। अब द्वीपों पर अधिकार किया था, दैट मीन्स इनकी समुद्री सेना मजबूत रही होगी, ठीक है। तो इनके पास क्या थी? एक शक्तिशाली नौसेना थी। चोलों की जो शक्तिशाली नौसेना का विकास हुआ ये राज राजा प्रथम के समय से ही शुरू होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, बड़ी सेना रखने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, फिनेंशियली आपको स्ट्रांग होना होगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? जनता पर कर बढ़ा दिया था। इनके समय भू राजस्व की दर जो थी ये उपज का 1/3 भाग था। याद रखिएगा, सैनिक शक्तिशाली चाहिए था इनको, और सैनिक शक्तिशाली होने के लिए क्या चाहिए? आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। और ये जो आर्थिक सक्षमता ये कहाँ से लाए? तो ये लाए कहाँ से? तो भू राजस्व की दर बढ़ाकर। इनके समय में भू राजस्व की दर उपज का 1/3 भाग था, ठीक है। अब राज राजा प्रथम जो है ये शिव के भक्त थे। इन्होंने अपनी राजधानी तंजौर में एक मंदिर बनाया जिसका नाम है बृहदेश्वर, जिसे राज राजेश्वर, चूंकि इनका नाम राज राजा था तो इनके नाम पर इस मंदिर का नाम राज राजेश्वर भी है। तो राज राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण जो है ये किसने कराया था? तो याद रखिएगा कि बृहदेश्वर या राज राजेश्वर जो शिव मंदिर है इसका निर्माण राज राजा प्रथम ने अपनी राजधानी तंजौर या तंजावुर में करवाया था, ठीक है। किस भगवान का मंदिर है, किसने करवाया था, कहाँ पर है, ये 3 चीजें आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये राज राजा प्रथम के बारे में इंपॉर्टेंट है। अब राज राजा के बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठता है जिसका नाम था राजेंद्र प्रथम। पिता तो योग्य थे, ये उससे भी ज्यादा योग्य थे, ठीक है। ये राज राजा प्रथम के एकदम बिल्कुल योग्य पुत्र थे जिन्होंने चोल साम्राज्य का विस्तार एकदम चरम तक पहुंचा दिया। मतलब एक्सट्रीम पर पहुंच गया था चोल साम्राज्य इस समय। मतलब इस समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली साम्राज्य जो था ये था चोल, ठीक है। इन्होंने श्रीलंका पर फिर आक्रमण किया। पिता ने श्रीलंका पर आक्रमण करके सिर्फ उत्तरी भाग को जीता था।
इन्होंने दक्षिणी भाग को भी जीत लिया। इस प्रकार पूरा श्रीलंका अब चोलों के अधिकार क्षेत्र में आ गया था। ठीक है, यानी राजेंद्र प्रथम के समय जो है ये पूरा चोल साम्राज्य के अधीन आ गया था श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका का पुराना नाम मैंने आपको पहले ही बताया क्या था, अनुराधापुरम। यानी अब पूरे श्रीलंका पर चोलों का अधिकार हो गया। अब शक्ति इनकी काफ़ी बढ़ गई थी। इन्होंने बंगाल पर आक्रमण किया और बंगाल का शासक था महिपाल। महिपाल को भी इन्होंने क्या किया, युद्ध में पराजित कर दिया। चूंकि महिपाल बंगाल का राजा था और बंगाल में गंगा नदी बहती है, इसीलिए महिपाल को हराने की खुशी में इन्होंने उपाधि धारण की गंगईकोंड। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पूछता है गंगईकोंड किसकी उपाधि थी, तो गंगईकोंड जो उपाधि थी ये राजेंद्र प्रथम की उपाधि थी। इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, ये जो बंगाल को जीता तो बंगाल से इन्होंने गंगा जल लाया। गंगा जल लाने के बाद तंजौर के निकट एक कुंड बनाया और उस कुंड में इस गंगा जल को डाला और यहीं पर एक नगर बसाया जिसका नाम रखा गंगेकोंड चोलपुरम। अपनी उपाधि के नाम पर एक नगर बसाया तंजौर के निकट, जिसे इन्होंने नाम दिया गंगेकोंड चोलपुरम और इसे अपनी नई राजधानी बनाया। तो याद रखिएगा कि गंगईकोंड किसकी उपाधि थी, तो गंगईकोंड राजेंद्र प्रथम की, और गंगेकोंड चोलपुरम नगर कहाँ है, तो इनकी राजधानी तंजौर के पास में है, जिसे बसाने वाले भी राजेंद्र प्रथम थे और इसे इन्होंने अपनी नई राजधानी बनाया था। ठीक है, अब पिता के समय में नौसेना की जो शुरुआत हुई थी, इस नौसेना का इन्होंने बहुत ज़्यादा विस्तार किया। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में चोलों की नौसेना का इतना अधिक विस्तार हुआ कि इस समय बंगाल की खाड़ी को चोल झील कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि चोलों की सबसे अधिक शक्तिशाली सशक्त नौसेना किसके समय में थी, तो चोलों की सबसे शक्तिशाली नौसेना जो है ये राजेंद्र प्रथम के काल में थी। ठीक है, पिता राजा ने इनका विस्तार किया था, लेकिन ये एक्सट्रीम पर पहुंच गई थी किसके समय में, तो राजेंद्र के समय में। ठीक है ना, अब आते हैं उपाधि। इनकी जो उपाधि है ये उपाधि है उत्तम चोल। इनकी उपलब्धियों के कारण इन्हें उत्तम चोल कहा जाता है। ये भी कई बार पूछा है कि उत्तम चोल के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये सब जाना जाता है किसको, तो राजेंद्र प्रथम को। ठीक है, तो ये हो गया राजेंद्र प्रथम का काम समाप्त। अब राजेंद्र प्रथम के बाद में जो गद्दी पर बैठते हैं उस व्यक्ति का नाम है राजाधिराज प्रथम। राजाधिराज प्रथम को विरासत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य मिला था, लेकिन राजाधिराज के समय से अब जो है ये चोलों की शक्ति का पतन होना धीरे धीरे शुरू होगा। इनके शासनकाल में जो दूरस्थ प्रांत थे, जैसे कि श्रीलंका हो गए है ना, उसके बाद चेर थे, चोल थे, चोलों के नीचे पांडे थे। ठीक है, तो ये धीरे धीरे अब विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। तो राजाधिराज प्रथम जो है ये थोड़े योग्य थे। इन्होंने किसी तरह से इन विद्रोहों को मैनेज करके शांत रखने का प्रयास किया और साम्राज्य को टूटने से बचाया। हालांकि इनके बाद फिर चोलों का धीरे धीरे पतन प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया था। जितने भी उपद्रव थे इनको शांत करने के बाद इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था और उपाधि धारण की थी जयागोंड चोल। तो इनकी भी एक उपाधि थी जयागोंड चोल। अब इनके काल में एक युद्ध हुआ था जिसे हम कहते हैं कोप्पम का युद्ध। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा तकोलम का युद्ध, वो अलग है, ये कोप्पम का युद्ध अलग है। ये जब हम लोग चालुक्य पढ़ रहे थे तो वहां पर भी हम लोगों ने पढ़ा था इसे। आज मैं इसको और अच्छे से आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो कोप्पम का युद्ध जो है ये चोल राजा राजाधिराज प्रथम और कल्याणी के चालुक्य वंशी शासक सोमेश्वर प्रथम के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, तो दो राजा थे, एक तरफ से चोल थे और एक तरफ से चालुक्य थे। चोलों का राजा राजाधिराज था और चालुक्यों का सोमेश्वर प्रथम था। ठीक है, इस युद्ध में जो राजाधिराज थे इसने सोमेश्वर प्रथम को पराजित कर दिया था, लेकिन युद्ध के घावों के चलते जो है ये राजाधिराज प्रथम रणभूमि में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब राजाधिराज प्रथम रणभूमि में मर जाते हैं तो युद्ध को संचालित करने के लिए राजा की आवश्यकता थी। तो आनन फानन में राजेंद्र द्वितीय को रणभूमि में ही राजा बनाया जाता है। राजेंद्र द्वितीय रणभूमि में ही राजा बनते हैं और युद्ध का सफल संचालन करते हैं, युद्ध को जो है अपने मकाम तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये राजेंद्र द्वितीय का काम है। राजेंद्र द्वितीय के बाद में फिर से गद्दी पर बैठते हैं वीर राजेंद्र। फिर से नहीं, ये वीर राजेंद्र अलग है, राजेंद्र प्रथम अलग थे। इनका नाम है राजेंद्र द्वितीय या वीर राजेंद्र इनको कहा जाता है। ठीक है, राजेंद्र प्रथम वो अलग थे, ये अलग है। ठीक है, अब वीर राजेंद्र गद्दी पर बैठते हैं। वीर राजेंद्र जब गद्दी पर बैठते हैं, गद्दी पर बैठने के बाद इन्होंने चालुक्यों की शक्ति को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अभी जो हम लोगों ने देखा था कोप्पम का युद्ध, कोप्पम के युद्ध के समय कौन राजा थे, तो चालुक्यों के राजा थे सोमेश्वर प्रथम। अब वीर राजेंद्र ने चालुक्यों के राजा सोमेश्वर प्रथम पर दबाव डाला और बोला तुम गद्दी त्यागो, और इसको गद्दी त्यागना पड़ता है। और ये गद्दी छोड़ने के बाद सोमेश्वर प्रथम अपने भाई विक्रमादित्य चतुर्थ को राजा बनाते हैं। ठीक है, अब
वीर राजेंद्र जो हैं, ये वीर राजेंद्र ने सोमेश्वर प्रथम को एक तरह से गद्दी से हटा करके किसको राजा बनाया? विक्रमादित्य फोर्थ को राजा बनाया। कहाँ का? तो विक्रमादित्य फोर्थ को ये राजा बनाते हैं चालुक्यों का। और इसी विक्रमादित्य फोर्थ के साथ जो वीर राजेंद्र है ये अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं और इसके बाद चोल और चालुक्य के संबंध जो है ये मित्रतापूर्ण हो जाते हैं। ये मैंने आपको चालुक्य वाले में भी बताया था। अभी एक डायग्राम के माध्यम से फिर मैं इसे आपको समझाता हूँ, ठीक है। आइए, कोप्पम का युद्ध थोड़ा सा खिचड़ी हो जाता है, समझने में परेशानी होती है, इस फिगर के माध्यम से इसको हम लोग समझते हैं। आइए, ये डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए खास तौर पर बनाया है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे। चलिए देखिए, ये जो कोप्पम का युद्ध है, कोप्पम का युद्ध लड़ा गया था चोलों के बीच में और चालुक्यों के बीच में, ठीक है। चोल जो थे, चोलों का राजा था राजाधिराज प्रथम और इधर चालुक्यों का राजा था कौन? तो सोमेश्वर प्रथम। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, ये युद्ध में हार जाता है, लेकिन राजाधिराज प्रथम जो है ये क्या होते हैं कि युद्ध जीत जाते हैं, लेकिन युद्ध में घाव लगने के कारण रणभूमि में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद रणभूमि में ही राजा बनाया जाता है किसको? राजेंद्र द्वितीय को। ये राजा बनते हैं, युद्ध का सफल संचालन करते, युद्ध समाप्त हो जाता है। इसके बाद में जो चोलों का अगला राजा बनता है ये बनता है वीर राजेंद्र। वीर राजेंद्र सोमेश्वर प्रथम पर दबाव डालता है कि तुम गद्दी छोड़ो, और ये सोमेश्वर प्रथम दबाव में आकर गद्दी इसको छोड़ना पड़ता है और ये अपने भाई को राजा बनाता है जिसका नाम होता है विक्रमादित्य चतुर्थ। इसी विक्रमादित्य चतुर्थ के साथ ये चोल राजा वीर राजेंद्र अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं और विवाह करने के बाद ये जो चोल और चालुक्य के संबंध होते हैं, ये चोल चालुक्य के संबंध जो हो जाते हैं ये बन जाते हैं मित्रतापूर्ण और सब कुछ ठीक चल रहा होता है। वीर राजेंद्र का काल खत्म होता है, इसके बाद गद्दी पर बैठते हैं अधि राजेंद्र, ठीक है। अधि राजेंद्र जो थे एक अयोग्य शासक थे। अधि राजेंद्र, आइए देख लेते हैं अधि राजेंद्र को ही। अधि राजेंद्र एक अयोग्य शासक थे। जैसे ही ये गद्दी पर बैठते हैं, है ना, बनते हैं, तो जनता इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती है और राजा बनते ही इसे गद्दी से हटा करके जनता के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। इस तरह से अब राजा का पद खाली हो गया, कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। तो इसके बाद में क्या होता है कि जो जनता होती है ये कुलोतुंग प्रथम, ठीक है, एक व्यक्ति होता है कुलोतुंग प्रथम, इसको राजा बनाती है। आइए थोड़ा कुलोतुंग प्रथम को समझते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुलोतुंग प्रथम के पिता जो थे ये चालुक्य राजा थे, यानी ये चोल वंशी नहीं था, ये चालुक्य वंशी था, लेकिन इनकी माता जो थी ये चालुक्य वंशी राजकुमारी थी। इसीलिए जब राजा का पद खाली हो गया तो जनता ने कुलोतुंग प्रथम को गद्दी सौंप दी। कुलोतुंग प्रथम जैसे ही गद्दी पर बैठ जाता है ये खुद को चोल राजा घोषित कर देता है और कुलोतुंग प्रथम के जैसे ही राजा बनता है यहाँ से इतिहास में चोल और चालुक्यों का इतिहास मिश्रित हो जाता है, एक ही हो जाता है इतिहास। इसके बाद चोल और चालुक्य अलग अलग नहीं रह जाते हैं क्योंकि कुलोतुंग प्रथम चोलों का भी राजा हो गया और चालुक्यों का भी राजा हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि किस शासक के अधीन चोल और चालुक्य साम्राज्य मिश्रित हो गए या एक हो गए, तो याद रखना ये एक हो गया किसके अधीन? तो कुलोतुंग प्रथम के अधीन। समझा दिया मैंने आपको कैसे हो गया। अब ये जो कुलोतुंग प्रथम था, कुलोतुंग प्रथम जो था इसने युद्ध की नीति त्याग दी क्योंकि ये चोल भी यही हो गया, चालुक्य भी यही, तो युद्ध किससे करना? तो युद्ध की नीति को यह त्याग देता है और जन कल्याण की नीति को अपनाता है और जन कल्याण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। इन्होंने चुंगी कर को समाप्त करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करने जैसे कार्य भी किए थे, ये सब इतिहास में आपको मिलता है लेकिन उतना महत्वपूर्ण है नहीं। अब इसके बाद जो गद्दी पर बैठते हैं वो बैठते हैं राजेंद्र तृतीय, और राजेंद्र तृतीय जो होता है ये चोलों का अंतिम राजा होता है और इसके बाद चोल वंश का पतन हो जाता है। आइए अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो चोलों से संबंधित एग्जाम में पूछे जाते हैं। चोलों के अगर प्रशासन की बात करते हैं तो चोल एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी ये थी स्थानीय स्वशासन। इसे आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। चोलों के काल में एक पूर्ण विकसित स्थानीय स्वशासन की प्रथा लागू थी, है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, ये थी, यानी कि स्थानीय प्रशासन चोल एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। चोल काल में गांवों के 3 कैटेगरी होते थे। एक होता था देवदे गांव। देवदे गांव यानी देवताओं को दान में दिया गया, तो देवता को क्या दान में देंगे? तो मंदिरों को जो दान में दिए जाते थे गांव, उन्हें कहा जाता था देवदे गांव। दूसरा होता था ब्रह्मदे गांव, तो ब्राह्मणों को जो गांव दान में दिए जाते थे इन्हें कहा जाता था ब्रह्मदे गांव। तीसरा होता था अग्रहार गांव, तो ब्राह्मण जो गांव बसाते थे उन्हें कहा जाता था अग्रहार गांव। और ये जो तीनों गांव होते थे, ये तीनों गांव की विशेषता होती थी कि ये गांव जो होते थे ये कर मुक्त होते थे, इन गांवों से कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, ठीक है।
आइए अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। चोलों के काल में सैनिक शक्ति का काफी विकास हुआ था और अधिकतर चोल सैनिक जो है ये भर्ती किए जाते थे केरल राज्य से। ठीक है, आज का जो केरल है यहाँ से अधिकतर चोल सैनिक भर्ती किए जाते थे। जो सैनिक युद्धों में वीरता दिखाते थे उन सैनिकों को विशेष उपाधि दी जाती थी और यह उपाधि थी क्षत्रिय शिखामणि। यानी आज जैसे परमवीर चक्र होता है उसी तरह उस काल में जो वीरता दिखाते थे उन्हें क्षत्रिय शिखामणि की उपाधि दी जाती थी। अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि तंजौर में राजा ने राजराजेश्वर या बृहदेश्वर शिव मंदिर बनाया था। तो इस शिव मंदिर की ऊंचाई जो है ये थी 192 फीट। कुछ परीक्षाओं में ये पूछा हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट है चोलकालीन मूर्ति कला का सार। तो चोलकालीन मूर्ति कला का सार जो है यह है नटराज की कांस्य प्रतिमा। तो भगवान नटराज की जो शिव की डांसिंग मुद्रा वाली मूर्ति है ये चोलकालीन मूर्ति कला का सार है। और एक चीज याद रखिएगा कि चोल काल जो है ये कांस्य मूर्तियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था और चोलों की जो मूर्ति कला है इसकी तुलना उत्तर भारत में पाल शासकों से की जाती है। ठीक है, सॉरी सेन शासकों से की जाती है। ठीक है, तो उत्तर भारत का जो सेन वंश होगा, जो अभी हम लोग बिहार और बंगाल के राजवंश पढ़ेंगे तब मैं आपको फिर से बताऊंगा यहाँ पर कि वो भी मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध था। फिलहाल समझ लीजिए कि चोल जो काल है ये कांसे की मूर्तियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था और चोलकालीन मूर्ति कला का सार माना जाता है नटराज की कांस्य प्रतिमा को। ठीक है, इसके बाद आइए कुलोत्तुंग प्रथम। अभी हम लोग देखे तुरंत, तो कुलोत्तुंग प्रथम जिसके काल में चोल और चालुक्य एक हो गए, इन्होंने एक वैष्णव संत रामानुज को अपने राज्य क्षेत्र से निष्कासित किया था। चोलों का काल जो है यह धार्मिक सहिष्णुता का काल था, लेकिन धार्मिक असहिष्णुता का काम एक आदमी ने किया था जिसका नाम था कुलोत्तुंग प्रथम। इन्होंने एक संत थे रामानुज जो वैष्णव संत थे, इनको अपने राज्य से बाहर कर दिया था। ये जो है ये धार्मिक अप्रियता का उदाहरण है। इसके अलावे जो चोल काल था इसमें बाकी धार्मिक रूप से कोई भी परेशानी नहीं थी। ठीक है, और चोल काल में एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है तमिल रामायण, और तमिल रामायण लिखा था किसने, तो ये लिखा था कंबन ने। तो ये चोल काल के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उन्हें मैंने आपको शॉर्टकट में कंप्लीट कराने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रयास पसंद आएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर कोई परेशानी है कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिएगा तो आप लोगों के भाव मुझे पता चलते हैं। ठीक है, और अब जैसा कि चोल वंश खत्म हो गया, चोल के बाद हम लोग जो अन्य राजवंश है दक्षिण भारत के उन्हें एक छोटे से वीडियो में बना करके कंप्लीट करेंगे, तो हमारा जो दक्षिण भारत का इतिहास चल रहा है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज इतनी ही बातें करके अपने इस क्लास को एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू वेरी मच।